हीयरिंग्स में हमको देखना है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है। अब उसके बाद अगला जो टर्म्स हमारे पास आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो यहां से बात करेंगे नंबर 6 यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चल देखते हैं कि क्या कहता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम एक एक प्रकार पढ़ते जाते हैं, नहीं तो आप एक ही साथ पूरा लिख लीजिए। पहले एक साथ आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एक एक फॉर्म को देखेंगे। नंबर फर्स्ट की बात करेंगे जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है स्टूडेंट? हमको पढ़ना है संयोजन। इसी को बोलते हैं, संयोजन को ही बोलते हैं, ब्रैकेट में कर लेना योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या यहां पे संयोजन अभिक्रिया। ओके, अब दूसरा इसी के पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं विस्थापन। क्या आता है? एक आता है वियोजन, कर लो उसके बाद विस्थापन। इसी का अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में विघटन अभिक्रिया। ठीक, तो मैं देखो छोटा वाला नाम इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्या आता है कि बड़ा वाला पहले वाला नाम ना देके वो छोटा वाला नाम पूछ देता है और बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसा तो है कि नहीं है। ठीक, तो अब तीसरा मेरे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आएगा विस्थापन। क्या आ जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसी को लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया देखो, जो विस्थापन अभिक्रिया होता है स्टूडेंट, ये 2 कैटेगरी का होता है। क्या होता है? 2 कैटेगरी का होता है। तो पहले हम नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं इसी में। ठीक, एक जो होता है उसको कहते हैं सिंगल विस्थापन, मतलब एकल विस्थापन। सिंगल विस्थापन मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया हमको ये भी पढ़ना होगा। ठीक, और दूसरा पढ़ना है द्विविस्थापन। क्या पढ़ना है? द्विविस्थापन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, अभिक्रिया। ओके, इतना स्टूडेंट पढ़ने के बाद नंबर अगले की बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा जिसका नाम होता है, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कहते हैं, एक इसी के फॉर्म में होता है जिसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह लो, कि एक नाम दे देते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक इसी में फॉर्म अगला एक डेरिवेट करके हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, जिसका नाम होता है अपचयन रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रिया। बट इसी जगह एक केस थोड़ा सा एक डिटेल आ जाता है कि इन दोनों को जब मिलाया जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन को जब मिला देते हैं, जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। इस चीज को ध्यान देना, रिडॉक्स अभिक्रिया। और उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, अभी हम आपको बताएंगे। इसी के फॉर्म में आगे नीचे बढ़ेंगे। नंबर 6 में पढ़ना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसा पढ़ना है? ये तो सिंपल अभिक्रिया है, अगला पढ़ना उत्क्रमणीय। ऐसे सिंपल फॉर्म में इसको उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी में 2 फॉर्म पढ़ने हैं। एक फॉर्म हमको पढ़ना होगा, ठीक, अग्र अभिक्रिया, और इसी का फॉर्म एक पढ़ना होगा पश्च अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन को अग्र अभिक्रिया कहते हैं एंड बैकवर्ड रिएक्शन को यहाँ पे पश्च अभिक्रिया के नाम देते हैं। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं होगा, नहीं होगा ना? ठीक। और इसी में एक अगला फॉर्म हम और डेरिवेट करके आपको दिखाएंगे छोटा सा, जिसका नाम होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, एक होता है ठीक ऊष्मा, कर लो इसको पहले, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, और इसी का अगला एक फॉर्म आ जाएगा जिसका नाम होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक हो गया। एक छोटा सा और लिख लो लगे हाथ। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 में होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, इतना हम पढ़ाएंगे। ठीक, आपके सिलेबस में 5 पढ़ना है, ध्यान देना, आपके सिलेबस कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है, बट मैं आपको को 9 पढ़ाऊंगा। 9 इसलिए पढ़ाऊंगा कि एक बार पूरा रासायनिक अभिक्रिया सही तरीके से आप देख लेते हैं तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा किसी भी दूसरे रिएक्शंस को कंप्लीट करते समय। ये चीज आपको पहले से क्लियर हो। अब रिएक्शन नंबर फर्स्ट, किसका? रिएक्शन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया, यही था ना? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस। तो बात करते हैं इसके पहले डिफिनीशंस की। तो डिफिनीशंस पहले यहां से क्लियर कर लेंगे, लिखेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक उपयुक्त परिस्थिति के अंतर्गत लिखना। योगात्मक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक उपयुक्त दशा में आपस में मिलकर क्रिया करके एक, क्या कहेंगे? क्रिया करके या संयोग करके एक उत्पाद, क्या एक एकल उत्पाद कह सकते हो, करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक हो गया। अब पॉइंट फर्स्ट नोट में क्या लिखेंगे, कैसा कैसा हो सकता है। ठीक, इन अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक, कब होगा, केसेस होगा। ठीक, तो पहले हम एक एग्जांपल डील कर लें, फिर उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल ए एंड बी, ठीक, कंपोज होके क्या बनाएगा? ए बी। ये क्या है? उत्पाद, और ये क्या है? अभिकारक। ठीक, और बगल में ऐसे अभिक्रिया क्या कहेंगे? हाँ, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ए एंड बी क्या बोल रहा था?
यहाँ पे दो केस देखना है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उपयुक्त दशा में कर लो, उपयुक्त दशा में आपस में क्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उपयुक्त दशा का मतलब होगा उसको टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? उसको टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर होगा, कैटालिसिस होगा और ढेर सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, दाब चाहिए। तो क्या चाहिए? उपयुक्त दशा। यहाँ पे आप कर सकते हो उपयुक्त दशा, जो भी अवेलेबल होगा वो हमको पाया जाएगा। अब ये कब कब देखने के लिए मिल सकता है? क्या इन अभिक्रियाओं का संयोजन होता है? ठीक, कब होता है यानी कब बन सकते हैं, लिखना, लिख लो यहां पे नोट करके ऐसे छोटा सा कि संयोजन अभिक्रिया ठीक, बनने का दशा या बनने के दशा। देखो कब बनेंगे स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट, हम यहां पे जब बनाएंगे जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच बनता है। क्या बनता है? नंबर फर्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच बात करेंगे। नंबर टू, कब बनेगा? दो या दो से अधिक तत्वों के बीच। और दूसरा केसेस होगा दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच, दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच तब भी बन सकता है। ठीक, अभिक्रिया होने की दशा, संयोजन अभिक्रिया होने की दशा, होने कर लो यहां पे, होने की दशा। ठीक, अब अगला है क्या? ये तत्व और यौगिक के बीच हो सकता है। क्या? तत्व तथा यौगिकों के बीच। ठीक, तो इसके तीन दशा हो सकते हैं। ठीक, कब कब होगा स्टूडेंट? ये हो सकता है तत्व हो सकता है यौगिक हो, या हो सकता है दूसरा कोई भी कंप्लीट रिएक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे कंडीशंस में हमको लगे हाथ एक एग्जांपल दिखाना होगा आपको। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लो, इसी जगह रख लो, नहीं तो इधर देख लेते हैं। ठीक, आओ। नंबर फर्स्ट एग्जांपल तो ढेर सारा दिखाऊंगा, बट नंबर फर्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। ठीक, CaO प्लस यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है जल। हमने इसको जल में डाल दिया। ठीक, अब ये क्या कर रहा है? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने का मतलब ये क्या होगा? समीकरण का निशान होगा। ये जल है किस फॉर्म में स्टूडेंट? हमने आपको बताया था कि ये होगा सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हम करेंगे सॉलिड। ये होगा लिक्विड फॉर्म में, तो इसको करेंगे L से। अब उसके बाद हमारा क्या कंपाउंड बन रहा है? हमारा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करना मैंने सिखा दिया। बैलेंस करेंगे। ये कैसा है स्टूडेंट? ये जली विलयन है। जली विलयन को हमने कैसे इंडिकेट करने के लिए बताया था अभी आपको? इक्वस सॉल्यूशन से इंडिकेट करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे और प्लस यहाँ पे उष्मा निकल जाएगी। क्या निकल जाती है? उष्मा। हमने अभी बताया था उष्मा निकल जाएगी। तो ये किस टाइप के रिएक्शन से? देखो A एंड B दो टाइप्स के हमारे कैसे इस वाली श्रेणी में है। एक कंपाउंड ये है, कंपाउंड ये है। टू कंपाउंड्स कंपोज होने के बाद वन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस में बड़ा आसानी से रख सकते हैं। और देखो दूसरे फॉर्म में हम क्या, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जगह। दूसरे एग्जांपल में क्या करें? मेरे पास कोयला है। क्या है? कोयला यानी कोक। कार्बन है, ये किस फॉर्म में है? आपको पता है कि ये क्या है? सॉलिड है। कार्बन जब भी होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ये हमने ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा दिया, इसका साथ ऑक्सीजन O2 के साथ करा दिया ना। ठीक, हमने क्या किया दिया स्टूडेंट? हमने इसका रिएक्शन करा दिया O2 के साथ। अब देखो ये O2 हो गया। अब इधर कंप्लीट करके रिएक्शन क्या बना रहा है? CO2 बनाएगा। ये तो मेरा यौगिक है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? तत्व हैं। कैसे हैं? ये दोनों तत्वों के फॉर्म में हैं। ठीक, तो इनका देखो ये कैसा है? ये तो गैसियस फॉर्म में रहेगा, तो इनको हम G से लिखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? गैस है। कैसा है? गैस है, तो इसको हम G से लिखेंगे। ठीक, ये मेरे पास हो गया। ये भी कैसा है? ये देखो यौगिक बन रहा है। दोनों कैसे हैं? तत्वों के फॉर्म में है। कैसे हैं? तत्वों के फॉर्म में है। अब अगला केस में अगले एग्जांपल को हम डील करते हैं। अगले एग्जांपल में क्या देखेंगे? तीसरे में
तीसरा एग्जाम्पल कोई और चुन लेते हैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हो, H2 प्लस O2, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी कैसा है, ये मेरे पास इस समय गैस के रूप में है और ये भी कैसा है, गैस के रूप में है। ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। जल कैसा बनेगा स्टूडेंट, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसा होगा, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड को हमको L से रिप्रेजेंट करना होगा। देखो 2 and 2 कंपाउंड्स, यहाँ पे दो कंपाउंड्स हमारे कैसे थे, दोनों कंपाउंड्स कंपोज हो गए, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ दो एलिमेंट्स कंपोज होने के बाद क्या बना है, दो एलिमेंट्स हैं, दो तत्व हैं, दो तत्व कंपाउंड कंप्लीट होने के बाद क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में और एग्जांपल्स हमको डील करना होगा। हम और एग्जांपल डील करते हैं। मेरे पास Fe है, ठीक, मेरे पास जैसे यहाँ पे रख लो हाइड्रोजन प्लस Cl2 कर लेते हैं। मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा क्या, HCl। HCl किस फॉर्म में है बेटा, HCl लिक्विड के फॉर्म में है। कैसा है, लिक्विड है। और ये कैसा है, ये मेरे पास Cl2 गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। ये जो अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में होती है, सनलाइट रिएक्शन दिखाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्या है, उपयुक्त दशा है। हमने क्या बोला था, उपयुक्त दशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे गर्म करना पड़ेगा, उपयुक्त दशा हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमको प्रेशर देना पड़ेगा, वो तो बाद में हम बातें करेंगे अभी। ठीक, अब देखो जब ऐसे ही केसेस हमको कंप्लीट होने लगते हैं तो हम अगले सीरीज में जब बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, अगले सीरीज में बढ़ते हैं, तो अगले फेज में हमारे पास पांचवा रिएक्शन हमको कंप्लीट करना हो। मेरे पास Fe है, ठीक, कैसा है, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, और उसके साथ क्या मिल रहा है, हमको सल्फाइड मिल रहा है। ये किस फॉर्म में है, ये भी हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में है। दोनों क्या मिल जाते हैं, FeS2 बनाएंगे। ठीक, ऐसा कंपाउंड बनेगा। जब ये कंपाउंड ऐसे भी बन सकता है और ऐसे नॉर्मली दशा में बन जाएगा। और ये किस फॉर्म में बनेगा, ये सॉलिड के कंडीशन में बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड के कंडीशन में बनेगा। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये मटेरियल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना, दो एलिमेंट्स आपस में कंपोज होने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक कंपाउंड ले लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 6 पे मेरे पास एक अमोनिया है, NaCl, अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl। कंपोज करने के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हमको गर्म करना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं गर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये कैसा है, ये मेरे पास अमोनिया गैस के फॉर्म में है और ये मेरे पास कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में है। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मेरे पास बनता है NH4Cl। जो NH4Cl बनता है ये होता है एक सॉलिड के फॉर्म में। कैसा होता है, सॉलिड के फॉर्म में। हम यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है। ये हो गया हमारे पास नौसादर एंड, ये दोनों लिक्विड के, ये गैस के फॉर्म में था, ये लिक्विड के फॉर्म में था। इन दोनों को कंपोज होने के बाद ये बना। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ढेर सारे, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होते हैं उसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। आप इसको सेट आउट कर लीजिए। इसमें से कोई एग्जांपल कभी भी दे सकते हैं। क्या, इसमें से कोई एग्जांपल कभी भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल 5-6 मैंने करा दिया, आप कभी भी कोई किसी भी दशा में दे सकते हैं। वहां पे क्या होगा, A एंड B आपस में कंपोज होके C का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब A एंड B आपस में कंपोज होने के बाद AB का फॉर्मेशन करेंगे। जो AB का क्राइटेरिया यहाँ पे नजर आ रहा है वो हमारा संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। इतना कंप्लीट करिए, फिर चलते हैं दूसरे अभिक्रिया के पास जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। चलो स्टूडेंट्स, नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं ना। तो रिएक्शन नंबर 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा वियोजन यानी डीकंपोजिशन रिएक्शंस। क्या आ जाएगा, वियोजन या इसको सिंपल भाषा में हम कैसे कहते हैं, अपघटन। ठीक, क्या आ जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो देखो ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया कहते हैं कि ऐसे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक का, क्या, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक का उपयुक्त दशा में या उपयुक्त परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक सरल भागों में बट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो आओ लिख लेते हैं। कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया में
अभिकारक या एकल अभिकारक करो, ऐसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एकल अभिकारक उपयुक्त दशा में दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विघटित हो जाता है, विघटन हो जाता है या होता है, देखो हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलो देखो सिंपल तरीके से बोल दिया है कि कैसे होगा उसको, वियोजन अभिक्रिया हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं। नोट करना कि एक जगह इसी जगह नोट करके लिख लेना, आगे यहां पे नोट कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे कोई कंपाउंड्स होगा मेरे पास, क्या होगा यहां पे कोई मेरे पास एक कंपाउंड्स होगा जो टूट के क्या करेगा, एक नए टाइप्स के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, जैसे मेरे पास यहां पे क्या होगा, AB होगा जो टूटेगा और A प्लस B का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो जो AB है वो क्या होगा, इस दशा में अभिकारक होगा, क्या होगा, अभिकारक होगा, और यहां पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे छोटे छोटे सरल अनुपात, मतलब इनको सरल कह सकते हो, सरल उत्पाद हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे एक केसेस होगा कि ऐसे केसेस में हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं। अब बनेगा कब, वही सेम कंडीशंस हैं। ठीक, उत्पादों का विघटन होना। ठीक, तो यहां पे हम चलते हैं एग्जांपल्स के पास, और एग्जांपल्स हमको देखना बड़ा जरूरी है। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल्स यहां से डेरिवेट करते हैं। नंबर फर्स्ट मेरे पास एग्जांपल है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के सिंपल फॉर्म में कहेंगे तो क्या है मेरे पास, फेरस सल्फेट यानी FeSO4। ठीक, जो FeSO4 है वो विघटित होगा, क्या होगा, विघटित होगा। ये किस फॉर्म में है, ये FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और हमको यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है इसको। हम जैसे हीट करते हैं ये दो केसेस में बन जाता है। यहाँ से बन जाता है FeO और दूसरा केस हमारा बनता है हमारा बन के तैयार हो जाता है ये। अब देखो इस केसेस को बैलेंस करने के लिए इसकी जो ऑक्साइड होती है वो Fe2O3 के फॉर्म में होती है। ठीक, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लगाना पड़ेगा, टोटली हमारा कंप्लीट होकर बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो A एंड B, ये क्या है, ये AB जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, और ये कैसा है, ये A बन गया और एक B भाग इसका अलग हो गया। तो इनको ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारक, क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारक, और ये हो जाएंगे राइट हैंड साइड के दोनों भाग मिलके क्या बना लेंगे, उत्पाद मिल जाएंगे।
ये कैसे उत्पाद होंगे? ये उत्पाद हमारे सरल होंगे, छोटे होंगे, मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होगा ये इनसे छोटा होगा। ध्यान देना, इनका जो अनुपातिक रेशियो होगा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होगा, ये इन वाले रेशियो से छोटा दिखाएंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कॉपी करो स्टूडेंट, फिर चलते हैं आगे। आप इसको कॉपी करिए, फिर चलते हैं आगे। नहीं तो कहिए तो कुछ और एग्जांपल्स आपको सेट आउट करा दे इसी जगह। ठीक, तो लो और एग्जांपल देख लो, फिर बाद में बातें होंगी। ठीक, देखो ये एग्जांपल खत्म करने के बाद हम दूसरे एग्जांपल के पास चलते हैं। तो मेरे पास जस्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो CaCO3 को थोड़ा सा गर्म करते हैं। अब CaCO3 किस फॉर्म में रहेगा? ये बेचारा है सॉलिड के फॉर्म में। जब इसको गर्म करते हैं तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है, उसका वो हमारा बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये किस फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट? ये अभी बता रहा हूं, ये होगा सॉलिड के फॉर्म में। कैसा होगा? सॉलिड के फॉर्म में। एंड दूसरा जो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो हमारा गैसियस के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? गैसियस के फॉर्म में। तो ये भी हमारा कैसा होगा? गैस के फॉर्म में होगा। ये कैसा होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक, तो देखो ये भी कैसा बना रहा है? ये भी वन मोन कंपाउंड AB के रूप में है, और ये कैसा है? A एंड B के रूप में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशंस ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट का विलयन। तो लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशंस या फिर सॉलिड कंडीशंस में क्या करेगा? जैसे उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है PB। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो यहां से दो कंडीशन निकलते हैं। पहला हमारा बनता है PbO यानी लेड ऑक्साइड। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड PbO, बैलेंस इसकी 2 वैलेंसी माइनस में, इसकी 2 वैलेंसी प्लस में। दूसरा हमारा नाइट्रेट एक क्या बनता है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस निकलता है। एंड दूसरा हमारा केस निकलता है O2 का। क्या निकलता है? दूसरा हमारा केस निकलता है ऑक्सीजन यानी O2 का। अब देखो ये किस फॉर्म में है? ये हमारे पास सॉलिड कंडीशंस में। कैसा है स्टूडेंट? ये है सॉलिड कंडीशंस में, और ये है सॉलिड कंडीशंस में। ये है गैस कंडीशंस में, ये है गैस के कंडीशंस में। दो गैस निकल गए, एक सॉलिड निकल गया। यहां देखो ये एक जटिल अनुपात था, एक अभिकारक के रूप में था। इसके सरल 3 कंपाउंड छोटे छोटे निकले। तो यहां देखना 2 या 2 से अधिक की जो बात कर रहा है, ये इसीलिए कर रहा है कि 2 भी निकल सकता है, 2 से अधिक भी निकल सकता है। क्या निकलेगी इसकी कोई जानकारी हमको नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ठीक, अब देखो कभी कभी इसी जो वियोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया को कई कैटेगरी में अलग अलग लोग डिवाइड कर देते हैं। इसी में प्रकाशीय अभिक्रिया हो जाता है, और वियोजन अभिक्रिया के अन्य ढेर उदाहरण भी हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं सिंपल। प्रकाश के द्वारा होगा, उष्मा के द्वारा होगा। जो प्रकाश के द्वारा होगा उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। उष्मा के द्वारा जो होता है उसमें उष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाशीय अपघटन प्रकाश के द्वारा होगा, उष्मीय अपघटन उष्मा के द्वारा होगा। एंड विद्युत अपघटन, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है करंट के थ्रू होगा, तो उनको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमको इसको कई टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं इनमें। कैसा? इनमें कई टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। यदि रिएक्शंस का नाम जानते हो तो लिख लेना चाहिए यहाँ पे हमको छोटा सा, कि वियोजन अभिक्रिया के विभिन्न भाग होते हैं। वियोजन अभिक्रिया करो यहाँ पे। वियोजन अभिक्रिया के निम्न भाग होते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा इसी में आ जाएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और इसी में तीसरा आ जाएगा विद्युत अपघटनीय वियोज या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट,
तो प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और विद्युत के द्वारा होगा तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया के फॉर्म में कह सकते हो। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक दो और एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल और रख लो, 4 हो जाए कम से कम। एक एग्जांपल रख लेते हैं, जैसे हमने बताया। अब भी अगले एग्जांपल में आप देखेंगे कि जैसे मेरे पास AgCl है, क्या है AgCl, तो AgCl को रख लो, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हीट कर दो बेटा। ये AgCl जो रहता है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, कैसा रहता है, सॉलिड के फॉर्म में। थोड़ा सा हम हीट करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे। कैसे करेंगे, ये कहाँ रहेगा, ये सूर्य के प्रकाश में रहेगा, मतलब ये उष्मीय कैसा है, प्रकाशीय वियोजन हो रहा है। सूर्य का प्रकाश, देखो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये Ag हमारा अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। जो Ag अलग होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, कैसा होगा, 2Ag हो जाएगा, ये सॉलिड के फॉर्म में, और ये हो जाएगा गैस के फॉर्म में। यहाँ पे आप 2 लगा लेंगे, ओके। तो अलग अलग कंडीशंस में बताएगा, तो आप इसको कॉपी कर लो। फिर चलते हैं अगली रिएक्शंस के पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। ये शायद तीसरा होगा, आप याद रखिएगा नंबर, हो सकता है नंबर में इधर उधर हो जाए, ठीक। तो इसको कहते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। चलो तो बात कर लेते हैं यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक, कि आखिरकार विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखो तो पहले इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैं एकल विस्थापन और द्वितीय विस्थापन को एक ही साथ पढ़ा दूंगा, इस चीज को ध्यान देना कि पहले विस्थापन की बात करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व, ठीक, अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी दूसरे तत्व को या उपस्थित तत्व को क्या करे, अपने उसके स्थान से विस्थापित कर दे, ठीक। तो लिखना वे अभिक्रिया, लिखना वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे एक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, तत्व को विस्थापित या उसके स्थान से हटा देता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक हो गया। अब इतना तो हमारा कंप्लीट होगा कि हमने क्या देखा कि एक एलिमेंट्स होगा, किसी दूसरे एलिमेंट्स को रिफर किया जाएगा उससे, ठीक। जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, एग्जांपल जस्ट लाइक एक सेट एग्जांपल देखते हैं कि AB + C गिव्स अस AC + B, ठीक। यहां देखो ये जो C है वो किसको, वो B को रिप्लेस कर रहा है, C अपने पास से जुड़ रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है, एक A B हमारे कंपाउंड थे, उसमें A के साथ B हमारा लगा हुआ था, C क्या किया, A के पास गया, ठीक। क्या किया, C ने स्पेशली देखो C ने B को रिप्लेस कर दिया और AC का फॉर्मेशन किया। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, इसको सिंपल फॉर्म में कहेंगे विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो विस्थापन अभिक्रिया, तो ये तो मेरा हो गया, ठीक। अब ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये होता कैसे है, ये खासकर धातुओं में देखा जाता है। इसको हम स्पेशली धातु विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कि जो हमारे कम सक्रियता श्रेणी वाले अपने मेटल एक्टिव सीरीज होगा, यानी रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी मेटल एक्टिव सीरीज है,
तो मेटल एक्टिव सीरीज को आप देख लीजिएगा, ऊपर लिथियम होगा, लिथियम से स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ हम जाएंगे कापर के साथ। तो जो हमारे पास मेटल एक्टिव सीरीज होता है, मेटल एक्टिव सीरीज को कॉन्सेप्ट में रखते हुए एक जो एलिमेंट होगा दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। ठीक, क्या करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को रिप्लेस करता है। खासकर ये जो पूरा विस्थापन अभिक्रिया होता है ये धातुओं के बीच देखा जाता है। कैसा होता है, धातुओं के बीच देखा जाता है, इसीलिए हम इन्हें धातु विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, धातु विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमको एक छोटा चार्जेज यानी एग्जांपल्स की पहले बात करनी होगी कि हमको एग्जांपल क्या रखना होगा। तो एग्जांपल के बेसिस में ये देखना होगा, नोट आपको पढ़ना होगा। देखो पहले नोट हम करा देते हैं, उसके बाद आगे आप अभी जाएंगे, बुक में जाइएगा, मेरे पीडीएफ नीचे आपको मिल जाए, मतलब आपको मैंने बताया कि एप्लीकेशन में पीडीएफ होंगे, वहां पे जाएंगे स्टूडेंट तो नोट कर लीजिएगा आप अभी अपने माइंड में इसी जगह कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे सक्रियता क्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो हमारा जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी को आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी को आपको पढ़ना है। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पीछे 9th में भी था ये। ठीक, तो अब इसके साथ हम एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से होंगे। नंबर फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, नंबर फर्स्ट डील करते हैं यहाँ से एग्जांपल को। नंबर फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक Fe लेते हैं और एक CuSO4 लेते हैं। मैंने क्या किया कि Fe के साथ प्लस यहाँ पे हमने CuSO4 ले लिया। अब सॉल्यूशन हमको देखना है कि ये मेरे पास सॉलिड कंडीशंस में मिला रहा है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इस समय लिक्विड कंडीशंस में, यानी इक्वस, लिक्विड्स में नहीं कह सकते, इसको इक्वस कह सकते हो। वैसे क्या है, ये इक्वस कंडीशंस में है। अब देखो यहाँ पे हमको ये चूज करना पड़ेगा कि जो कॉपर है और ये जो हमारे पास Fe है, आयरन है, इन दोनों में पावरफुल कौन है। क्या है, पावरफुल कौन है। यदि ये पावरफुल Fe होगा तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। यदि पावरफुल नहीं होगा तो ये नॉट रिएक्शंस, यदि पावरफुल नहीं होगा ये नो रिएक्शंस होगा। यदि पावरफुल होगा तो हमारे पास हो जाएगा, हमको पता है कि Fe ऊपर आता है, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएंगे, Cu हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, जो Cu बाहर होगा वो कैसा होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वस सॉल्यूशन मिलके नजर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया को कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, अब दूसरे केसेस में बढ़ते हैं आगे। दूसरे केस को हम कैसे देखेंगे, दूसरे केस में हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, हमारे पास हम इसी एग्जांपल्स को, जैसे मेरे पास जिंक आ गया, जिंक के साथ हम रख लेते हैं कि इसको FeSO4 को। ठीक, अब देखो जिंक के साथ FeSO4 को रखते हैं, ये मेरे पास कैसा है, सॉलिड कंडीशंस में है और ये मेरे पास कैसा है, इक्वस कंडीशंस में है। ठीक, अब देखो ये इक्वस है। अब ये ध्यान देना होगा कि जो Fe है वो जिंक से कैसा टेंडेंसी दिखाती है। यदि दिखाती है तो ठीक है, नहीं दिखाती है तो भी ठीक है। ठीक, क्या दिखाती है तो ठीक है, नहीं दिखाती है तो भी ठीक है, लेकिन दिखाती है तो क्या बनेगा यहाँ पे FeSO4 मतलब जिंक SO4 प्लस Fe हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये सॉलिड के फॉर्म में होगा और ये मेरे पास इक्वस सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। ये तो कहानी होती है सिंपल बेसिस पे। दूसरा है क्लोरीन के, एक ले लो इसी जगह लगे हाथ। नंबर थर्ड पे Cl2 मेरे पास, अभी देखो नॉन मेटल आ रहा है, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल हम रिएक्ट कराएंगे तो KBr मेरे पास एक कंपाउंड सब देखना होगा जो KBr है वो इससे रिएक्टिव है कि नहीं। तो हमको पता है कि क्लोरीन हमारे फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है, इसलिए ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, KCl एंड Br हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो Br होगा वो Br2 के फॉर्म में होगा जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है, और जो KCl होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। कैसा होगा, जो KCl होगा वो लिक्विड यानी यहाँ पे इक्वस सॉल्यूशन के बेसिस पे होगा, और यहाँ पे हमारा ये जो KBr है ये लिक्विड कंडीशंस नहीं, ये केवल इक्वस कंडीशंस हैं। कैसा है, जेली विलियन है, और ये हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स थे। ओके, तो इतना क्लियर हो जाएगा, समझना। जो नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल से रिप्लेस होगा, जो मेटल होगा तो मेटल से रिप्लेस होगा। ये चीज आपको माइंड में हर समय कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मेटल होगा तो मेटल से रिप्लेस करेगा, नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल से रिप्लेस करेगा। बट वहां पे दो केसेस हमको लेना पड़ता है। एग्जांपल जस्ट लाइक एक और देखते हैं आपके साथ। मेरे पास एग्जांपल एक हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा Zn प्लस H2SO4। यहाँ पे देखना है तो Zn को रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक, अब ये कैसा है बेटा, ये है सॉलिड फॉर्म में, ये है इक्वस सॉल्यूशंस में, और ये है हमारे पास बन जाएगा इक्वस सॉल्यूशन, एंड ये हो जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल्स।
ठीक, ये तो हुआ सिंगल विस्थापन। अभी ना आपने कहा अभी ये पूरा पूरा जो रिएक्शन दिखाई दे रहे थे ये पूरा पूरा एकल विस्थापन था। कैसा था? एकल विस्थापन था, केवल एकल विस्थापन, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डबल विस्थापन होता है, डबल विस्थापन, ये आप लिख सकते हो इसको, ये कैसा था? विस्थापन था ना, तो ऐसे करके इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, कर लो एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, हो गया इतना? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब इसी केसेस में अब चलते हैं दूसरे केस में, देख लेते हैं डबल विस्थापन अभिक्रिया। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक, चलो तो दूसरे केस में चलते हैं। आपको सक्रियता श्रेणी एक बार आप देख लीजिएगा, एक्टिव सीरीज क्या कहती है, तो पूरा हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं नंबर अगला 4 हो जाएगा शायद, नंबर 4। इसको कहते हैं द्वि विस्थापन। क्या कहते हैं इसको? वही ना, द्वि विस्थापन, द्वि, यही है ना, द्वि विस्थापन। अच्छा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो, जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो हमको यह चीज ध्यान होगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अणु में दो विभिन्न आयन या परमाणु का समूह एक दूसरे से, क्या? एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। लिखना कि वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिनमें अभिकारक के अणु, जिनमें अभिकारक के अणु, अभिकारक के दो अणु, अभिकारक के दो अणु या अभिकारक के अणु दो विभिन्न, अभिकारक के अणु दो विभिन्न अणुओं के साथ या दो विभिन्न परमाणु या आयन के साथ, अभिकारक के अणु दो भिन्न, अभिकारक के अणु दो भिन्न आयन या आयनों या परमाणुओं का समूह, दो भिन्न आयनों या परमाणुओं का समूह एक दूसरे से विस्थापित, एक दूसरे से विस्थापित हो जाता है या होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा डिफिनीशन इधर उधर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, विस्थापित होते हैं। अब देखो इस केसेस में क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दो केस है। क्या है? यहाँ पे दो केस है। दो केस में देखना, एक AB है, दूसरा CD है। ठीक, क्या है? AB और CD है। यहाँ पे बन क्या रहा है? यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, एक AC बन रहा है और दूसरा बन रहा है
BD बन रहा है। मतलब एक दूसरे को एक लगातार ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी ये वाला इसके साथ कर रहा है, यानी ये वाला क्या इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया। मतलब इसका दोस्त इसके साथ, इसका दोस्त इसके साथ मिल गया। मतलब एक दूसरे को जितना उसने दिया उतना उसने दे दिया उसको। ठीक, तो इस साइड के रिएक्शंस को हम कहते हैं द्विविस्थापन। कैसे कहते हैं इसको, इस वाले रिएक्शंस को कहेंगे द्वितीय विस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस कैटेगरी में हमने इसको तो दे दिया नाम, अब एग्जांपल भी हमको देखना होगा। तो एग्जांपल्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल में नंबर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं Na2SO4 का। Na2SO4 प्लस ये इसके लिए हो गया, ए यहाँ पे Na है, बी यहाँ पे SO4 है। CD की बात करेंगे तो BaCl2। ठीक, अब देखो ये B हमारा इसके फॉर्म में, ये इसके फॉर्म में, इस चीज को ध्यान देना। यानी इसको हम पहले इंडिकेट कर लेते हैं, ये है A, ये है B, और ये मेरे पास हो गया C, और ये हो गया D। ठीक, अब इसके साथ बन क्या रहा है, हमने बना दिया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। हमने AC बना दिया पहले। ठीक, क्या बना दिया, AC नहीं, अब इसको ऐसे रखो, अभी रहने दो, इसको ऐसे छोड़ने दो। अब देखो किसके किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ बड़ा अच्छा से मैच कर सकता है, यानी AB बन सकता है, यानी NaCl बन सकता है। तो NaCl किस फॉर्म में बना है स्टूडेंट, NaCl यानी Na और Cl यानी AD बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे AD बन गया। इसको हटा देते हैं पहले समझाने के लिए आपको। ठीक, तो AD बन गया, यानी A किसके साथ, D के साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ ये वाला हो गया। ठीक, और दूसरे केसेस में क्या बन रहा है, ये हो गया AD, और दूसरे केस में क्या बनेगा, ये B और C, यानी C और B। तो CB के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CB के फॉर्म में हो जाएगा BaSO4। तो BaSO4 किसका फॉर्म है, वो है B और D का। क्या है, B और D, सॉरी B और C का, B और C का। तो B और C दोनों फॉर्म में हो गए, इसको CB कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। CB के फॉर्म में तो यहाँ पे हो जाएगा C और B। जस्ट एग्जांपल देख रहे हो कि ये वाला जो था, ये वाला किसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। मतलब ये इसको आयन दे दिया, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जब ये वाला इधर गया तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो इससे लगे हाथ। दूसरे एग्जांपल में क्या लेना है स्टूडेंट, दूसरे एग्जांपल में बहुत छोटा सा चीज है, हम लेते हैं PB। ठीक ठीक, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PB नाइट्रेट हमने ले लिया। उसके बाद हम रखते हैं KI। ठीक, तो KI की जगह क्या, देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो है वो किसके साथ जाएगा, ये वाला जाएगा इसके साथ और ये वाला जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये है प्लस के साइन में 2 प्लस और ये है 1 माइनस, ये है 1 प्लस और ये 1 माइनस। ठीक, तो माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, PbI बनाएगा, यानी PbI इसका कितना फॉर्म 2 हो जाएगा, और ये वाला टेंडेंसी दिखाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा KNO3। ठीक, तो KNO3, तो KNO3 क्या है, ये KNO3 हमारे पास टेंडेंसी दिखा रहा है, इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा है, ये हमारे पास है इक्वस सॉल्यूशन। कैसा है, इक्वस सॉल्यूशन। ये कैसा था, ये भी इक्वस सॉल्यूशन था। ये कैसा था, ये भी मेरे पास सिंपल तरीके से बात करेंगे तो इक्वस सॉल्यूशन के बेसिस पे दिखाता है। ठीक, इक्वस सॉल्यूशन ये मेरे पास सॉलिड कंडीशन में दिखाएगा, ये मेरे पास इक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, और ये मेरे पास शायद सॉलिड है, क्या सॉलिड है, हाँ शायद सॉलिड है। ठीक, और ये मेरे पास सॉलिड है, 1 2, हाँ इक्वस है, सॉरी। ठीक, ऐसा हो जाएगा। ये आप कंप्लीट करिए, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट दोनों कंप्लीट होता है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को, फिर चलेंगे आगे। अगला स्टूडेंट्स है ऑक्सीकरण। क्या है, अगला हम कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी हो 5वां शायद है, 5वां होगा या 6ठा हो, जो भी होगा, ऑक्सीकरण, इसको जो भी होगा लिखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या देखेंगे, लिखेंगे वे अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु का या ऑक्सीजन अणुओं का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्रिया कहते हैं। ठीक, ये तो फर्स्ट फेज है ना, पहले फेज में। और इसी जगह आर करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि वे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलो अब बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले वाले एग्जाम्पल। इस वाले के लिए एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जैसे Cu प्लस O2 क्या बना लेंगे, CuO, क्या CuO, बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक, 2 हो जाएगा। ये कैसा है, ये हमारे पास है सॉलिड कंडीशंस में, ये कैसा है गैसियस कंडीशंस में, और ये कैसा हो जाएगा सॉलिड कंडीशंस में। ओके, इस चीज का हो गया। ये है पहले वाले के लिए एग्जांपल ना, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल 2 इसके लिए देखना, इसके लिए क्या करेंगे कि इनमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरे केसेस में यदि ऐसे देखो Cu है ना, ये देखो दूसरे केस में Cu है, ये इसको डायरेक्टली हिट करते हैं तो क्या बनता है Cu प्लस, टिक, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या होगा इसका, तो भी ऑक्सीकरण ही होगा, क्या होगा, तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले। अब देखो इसी के बाद देखो था अपचयन, क्या था अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बड़ा प्यारा सा है, देखो जस्ट इसका अपोजिट है, कहता है क्या है कि वे अभिक्रियाएं, सॉरी, ठीक, कहते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन, का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया
कहते हैं। ओके, अब ठीक उसी की तरह आर करके लिखना होगा तो आप लिख सकते हो जस्ट वही कि वे अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन योग होता हो या इलेक्ट्रॉन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, उसे अपचयन कहते हैं। ठीक, तो आ जाओ प्यारे, अब इस केसेस में क्या देखना होगा, हमको अपचयन में हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो यहाँ वाला काम तो बड़ा सिंपल तरीके से होगा। जैसे जिस केसेस में हमको ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, जस्ट लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, मेरे पास Cu प्लस, ध्यान देना, CuO प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ये बना लेगा इस फॉर्म में Cu बाहर। ठीक, क्या हो जाएगा, Cu बाहर, यानी यहां से सिंपल तरीके देखना, यहां से इसका क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन इसको हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। ये केसेस कहलाएगा अपचयन। ठीक, ये अपचयन हो जाएगा। अब बात करेंगे इस दूसरे वाले केसेस में। दूसरे वाले केसेस में क्या हो जाएगा कि दूसरे वाले केसेस में हमको देखना होगा कि Cl, जैसे Cl है ना, को Cl माइनस होगा। क्या Cl है, जैसे अभी रख लो Na है ना, इसी को रख लेते हैं। देखो जो है Cu प्लस के फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर लेगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, Cu। तब भी इसका क्या होगा, ये अपचयन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ओके, आपका क्लियर हुआ ये टॉपिक, इतना कंप्लीट करो, फिर चलते हैं आगे। सिंपल फॉर्म में रिडक्स क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो रिडक्स अभिक्रिया, ओके, चलते हैं। देखो अभी हमने देखा ऑक्सीकरण और अपचयन, तो एक लाइन लिखते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को रिडक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखो प्यारे, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होगा। ठीक, तो क्या सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हो कि ऐसे करो, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन इक्वल टू रिडक्स। ठीक, रिडक्स। ओके, अब देखो एग्जांपल्स बहुत सेट आउट करना पड़ेगा क्योंकि वही तो मेन है हमारे लिए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमको क्या देखना है, अब भी हम एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मेरे पास जिंक है, पहले लिख लो सोडियम प्लस, उसके साथ हमको क्या लेना है, Cl2। ठीक, Cl2। अब इसका करा देना रिएक्शंस, कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl।
अब NaCl की कैटेगराइज यहाँ पे हो रहा है, हमको दो काम देखना है कि जो Na है वो प्लस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में, यदि टूटता है तो यहाँ पे क्या देखना होगा कि आखिरकार जो Na से Na प्लस बन रहा है, ठीक, और दूसरा जो Cl से Cl माइनस बन रहा है, Cl2 से Cl माइनस बन रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो Cl है वो इस कैटेगरी में जा रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। अब 2 Cl है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलेंगे कि अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। और इस वाले में देखो ये Na से Na प्लस बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब Na से Na प्लस बनता है, ध्यान देना, जब हमने ऐसे बताया था कि Na से कोई प्लस बने, इलेक्ट्रॉन इस साइड निकले, ठीक, तो क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण। कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, अब इधर हमको यदि हम बैलेंस करते हैं तो इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 Na है तो 2 सोडियम से 2 बनेगा, यानी जो सोडियम आयन है वो कितना है, वो 2 सोडियम आयन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेगा। ओके, तो आपको पता हो जाएगा कि ऑक्सीकरण, देखो ये वाला ऑक्सीकरण फेज है और ये अपचयन फेज है, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो हम इनको रिडॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये कैसी अभिक्रिया है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये तो सिंपल बेस पे देखें। दूसरा एग्जांपल और देखो, और अगले फॉर्म में चलते हैं, दूसरा फेज चलते हैं। दूसरा हमारे पास सिंपल तरीके से मेरे पास जेडियन हो जाए, क्या, मेरे पास जिंक है, ठीक। अब देखो जिंक प्लस दूसरे केस में हमारे पास Cu2 चार्ज, ठीक। अब देखो इसके साथ इसको करना है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है Zn2 चार्ज, ठीक, प्लस Cu, ठीक। अब देख बेटा सिंपल तरीके से क्या कर रहा है, ये C कन्वर्ट हो रहा है इस वाले में, मतलब, और ये कन्वर्ट हो रहा है इस वाले में, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो 2 चार्ज था ये क्या कर रहा है, जो Cu है, ध्यान देना, जो Cu2 प्लस चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ध्यान समझना, किस पे 2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना रहा है, Cu चार्ज बना रहा है। हमको पता है जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड जुड़ते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो क्या होता है, इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। और दूसरे केस में क्या हो जाता है, दूसरे केस में जो जिंक है वो अपना इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस चार्ज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड होते हैं तो उनको कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उनको, ऑक्सीकरण। तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ओके, ठीक। तो ये फॉर्म आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले फॉर्म में। अगला फॉर्म हमारे पास आता है जिसका नाम सिंपल तरीके से है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कर लो, वे अभिक्रिया जिसमें वे अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या जिनमें करो, जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, एग्जाम्पल जस्ट लाइक अभी आप छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आप मिलाते हो, O2 का रिएक्शन कराते हो। यदि ये हमारे पास सॉलिड कंडीशंस में है और ये गैसियस कंडीशंस में है, अब जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, जब हमारे पास CO2 बनता है तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा का क्षेपण होता है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, देखो एनर्जी ऊष्मा निकलेगा, ठीक,
उष्मा निकलेगा, उष्मा का मान आप लिख सकते हो तो ठीक है, निकलता है 394, वैसे निकलता है यहाँ पे एक्चुअल निकलता है 393.5 सॉरी 0.445 निकलता है, समथिंग 5 कर लो, 5 किलो जूल। कैसे कहते हैं इसको? किलो जूल। तो किलो जूल को आप ऐसे किलो जूल भी लिख सकते हो, किलो जूल। तो इतना एनर्जी आपको निकलेगा, ठीक। तो जो हमारा एनर्जी निकलता है हम उसको उष्मा के रूप में इसी के साथ लिख देते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे केसेस में हमको देखना है क्या, इसी के लगे हाथ, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषीय अभिक्रिया। तो छोटा सा लिख लेते हैं, लिखते हैं वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिनमें या जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, उसे उष्माशोषी, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ठीक। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल्स इसके लिए, ठीक। अब यहां पे क्या देखना है, N2 प्लस O2, क्या N2 प्लस N2 प्लस O2, ये देखो गैस है, ये क्या है? गैस है। रिएक्ट विथ क्या बना रहा है? NO बना रहा है। क्या बना रहा है? NO। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, NO। ये है बेटा, ये सिंपल तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये क्या है? गैस है। यहां पे जो एनर्जी निकलेगी, देखो एनर्जी माइनस और प्लस के फॉर्म में होती है। 180, कितना? 180 किलो जूल, किलो जूल, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, क्या? एक चीज ध्यान देना कि कभी भी जब उष्मा छेपी होगा तो यहां पे माइनस के साथ उष्मा लिखा जाएगा, माइनस के साथ उष्मा लिखा जाएगा, और कभी भी उष्मा छेपी होगा तो उष्मा कैसे लिखा जाएगा? प्लस के साथ लिखा जाएगा। तो आपको यहां पॉजिटिव वे में लिखना होगा, ठीक। तो ये दोनों कहानी आप याद रखिएगा कि कब कब होता है, ओके। तो लास्ट पॉइंट्स के हम इसी टाइम से देख लेते हैं, आप इसको कॉपी करिए। एक और मेरे पास था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या था? एक छोटा सा हेडिंग कर लेते हैं। ये नंबर देखो मैं भूल गया हूं कितना नंबर था, अब इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, मैं ऊपर लिखा था उस टाइम, ठीक। तो अब करते हैं उत्क्रमणीय, ऐसे देखे थे ना इसको, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक। लिखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लिखते हैं वे अभिक्रिया जो, वे अभिक्रिया, अभिक्रिया जो अग्र, जो अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संपन्न, संपन्न होती हैं, होती हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसे इस प्रकार प्रकट करते हैं,
प्रकार प्रकट करते हैं। ओके, तो प्यारे एग्जाम्पल्स जरूरी है, केमिस्ट्री में यही तो मांगता है। तो एग्जाम्पल्स लगे हाथ आपको देना पड़ेगा। तो हमने अमोनिया बनाया था, तो आ जाते हैं N2 प्लस H2 गिव्स अस, ऊपर रख देंगे मॉलिब्डेनम, वो तो बाद में रखेंगे। ठीक, तो ऐसे कर लो, एक को ऐसे कर लो। ठीक, इधर क्या बन जाएगा NH3, कितना बनेगा 2NH3। ठीक, ओके, यहाँ पे कर लो 3। अब इसको लिख लेंगे ऊपर, इस इधर होगा तो इसको करेंगे अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस। ये होगा पश्च अभिक्रिया। ठीक, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शंस। पश्च अभिक्रिया ये आपका अग्र अभिक्रिया। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये हमारा कैसा हो जाएगा प्यारे, ये हो जाएगा गैस, ये हो जाएगा गैस, और ये जो हमारे पास है कैसा है, गैस के रूप में है। ओके, इतना हो गया, आप क्लियर करो जल्दी से। एक छोटी शेडिंग और बचती है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ठीक, जल्दी कंप्लीट करो इसको। तो चलते हैं, लास्ट शेडिंग हमारे पास आ गया है अभिक्रिया का। तो यहां पे है उदासीनीकरण। क्या है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो देखो लास्ट शेडिंग्स हैं। ठीक, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया क्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके या क्रिया करके जल व लवण बनाता है, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि अम्ल कह रहा है, एसिड्स। पहले अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल प्लस क्षार प्लस इक्वल टू क्या बनाएगा स्टूडेंट, बनाएगा जल और लवण। मतलब हम एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और यहाँ पे वाटर बनाएंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। यहाँ कर लो HCl प्लस NaOH गिव्स अस H2O प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है। कैसा होगा बेटा, ये सॉलिड होगा। ये कैसा होगा, लिक्विड होगा। ये कैसा है, ये एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक, ये भी एक्वस ही बनेगा इस समय। ठीक, और ये क्या था, ये हमारे पास लिक्विड था। ओके, तो केसेस हमारे कंप्लीट हैं और इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक, अब देखो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशंस की। तो रिस्पायरेशंस आप में एक हेडिंग एनसीईआरटी का है, रिस्पायरेशंस एंड उसी में होगा एक कोरेजन, संक्षरण किसको कहते हैं, एंड एक हेडिंग है रेनेसिडिटी यानी विकृति। तो पहले बात करते हैं रिस्पायरेशंस की। पहला काम कर लेते हैं श्वसन। देखो इसको भी पढ़ा देता हूं आपको।
वैसे बायो में पढ़ाऊंगा। श्वसन, श्वसन कहता है, श्वसन एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है। कैसा है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है। मेटाबॉलिज्म का ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। कैटाबॉलिक कहता है कि कोई भी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तोड़ा जाता है। ठीक, तो क्या होगा, हमारे जो श्वसन रिएक्शंस होते हैं, हम जो श्वसन करते हैं तो हमारे पास होता है क्या, वहां पे हमारे पास ग्लूकोज होता है, यानी C6H12O6 होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम कहते हैं इसको श्वसन कहते हैं कि श्वसन का ये कैसा है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। कैसा है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। जब ये श्वसन अभिक्रियाएं होती हैं तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और प्लस ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो इस चीज को ध्यान देना है। यदि बैलेंसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा और इधर भी हमारा 6 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये हमारे गैसियस फॉर्म में रहते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इधर हमारे गैसियस फॉर्म में रहता है और ये जो है ये स्पेशली सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक, तो इसको हम श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? ये होता है कैटाबोलिज्म या बोलिक, कैटाबॉलिक अभिक्रिया। ठीक, कैटाबॉलिक श्वसनीय या श्वसन अभिक्रिया। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा कि श्वसन भी हमारा एक टाइप का रिएक्शंस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और एनर्जी बनता है। अब यदि एक ग्लूकोज की बात करेंगे तो एक ग्लूकोज में यहाँ पे 38 ATP, कितना? 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। मैं बायो में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जस्ट इसी के आगे बनते हैं संक्षारण। क्या पढ़ते हैं? इसी में हम पढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग का लगना। क्या लगना है? जंग का लगना। अब हमारे पास आप पता होगा कि संक्षारण, जैसे मेरे पास Fe है, कोई मेरे पास Fe है, Fe मॉलिक्यूल्स O2 एंड ध्यान देना O2 एंड H2O के, ये हमारा कहाँ मिल जाएगा? ये स्पेशली 2 रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, हम आपको बताऊंगा आगे। इसी को पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास वाष्प के रूप में जल की बूंदें वातावरण में पाई जाती हैं और यह ऑक्सीजन है और यह हमारा आयरन है, लोहा है। तो आपने लोहे पे मूर्छा देखा होगा। तो ये दोनों रिएक्शंस करते हैं, ये संक्षारण करते हैं। ठीक, अब इनके करने के बाद एक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे एक फार्मूला बन के तैयार होता है जिसको कहते हैं Fe2O3.XH2O। ठीक, ये होता है जंग। क्या होता है स्टूडेंट? जंग, लोहे का जंग। ये आप देखे होंगे, इसको लोहे का जंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? लोहे का जंग, लोहे का जंग। इसका देखो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, प्रोसेस काफी लंबा होता है। जो x की वैल्यू है वो डिफाइन करेगी किसके साथ? ये XH2O के साथ। एंड जो ये बता रहा है इसके साथ 3 आ रहा है, तो इसको हम 2 कर लेते हैं। यहाँ पे कितना करेंगे? 2 हाँ, तो 3 है तो यहाँ पे 2 कर लो और 3 कर लो। यहाँ पे 2 कर लेते हैं तो 3 6 हो जाएगा, ये 4। ठीक ठीक, ऐसे। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। इस केसेस में हम देखेंगे तो ये हमारा जंग है, लोहे का जंग है, ये संक्षारण की विधि होती है। ठीक, इस चीज को आपको याद रहे। ठीक, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। अब ये जंग है, एक एक किसके केसेस अलग होते हैं, ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके ढेर सारे मैकेनिज्म है। मतलब हमारे पास Fe का कोई टुकड़ा होगा, लोहे का कोई टुकड़ा है, इस पे पहले ऑक्सीजन अटैक करता है, उसके बाद हमारे जल अटैक करते हैं, दोनों आपस में मिलने के बाद यहाँ पे एक जंग का फॉर्मेशन करते हैं। उसी के बाद एक और छोटा सा टॉपिक निकल आता है जिसको हम कहते हैं विकृति गंधिता। बासी रोटी, आपने बासी रोटी देखा होगा। जो बासी रोटी होता है उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ हम मिलाएं तो वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होने लगता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे पदार्थों को वहां पे उसका ऑक्सीडेशन करने लगते हैं, तो हमको गंध महसूस होने लगती है, एक महक आने लगती है। आपने बासी रोटी देखा होगा। बासी रोटी भी स्पेशली यहाँ पे रेनेसिडिटी यानी सिंपल फॉर्म में विकृति गंधिता यानी बेकार एक गंध महसूस होता है, उसी के बारे में बताता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो नीचे आपको कमेंट दे रहा हूं, वहां पे आप पूछ लीजिए, मैं बाद में आंसर को टाइप करके आपको बता दूंगा। तो ये रहा पूरा 1 टॉपिक। एक दिन में एक चैप्टर लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे गया होगा। ठीक, बट आपको पूरा टॉपिक मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लियर हो जाए छोटे छोटे बेसिस पे। तो मिलते हैं नए फॉर्म में। आप शेयर करिए वीडियो को जोरदार और इनरोल करिए हमारे इसी नए कोर्स में 399 के कोर्सेस ओनली 1 ईयर एक्सेस के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।